अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है जी पीरा डिपार्टमेंट का जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन का जो 22 मार्च से जो स्टार्ट होने जा रहे हैं गुजरात और लाहौर डिवीज़न के अंदर, और इसी तरह जब बाकी जो रिज़ल्ट्स आते जाएंगे डिवीजन्स के उनके भी फर्दर जो साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन होते जाएंगे। आज का ये हमारा लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये है जी साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर कि आपका साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर कौन कौन से टेस्ट होंगे, रिटन टेस्ट कितने होंगे, इंटरव्यूज़ के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसके अलावा जो आपका पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल असेसमेंट साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन कैसे होगा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इस कंप्लीट लेक्चर के अंदर बता दूंगा। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है और मैं आपको बताता चलूँ कि जितनी भी फोर्सेस की जॉब होती हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान आर्मी होगी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, उसके बाद पंजाब पुलिस, और जैसे अभी CTD का हमारे पास साइकोलॉजिकल असेसमेंट लिया है PPSC ने खुद। दुनिया के अंदर ये कॉमन प्रैक्टिस है कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है जो इसी तरह की जो फोर्सेस की जॉब होती हैं जहाँ पर आपने एक्शन लेना होता है, जहाँ पे आपने जाके फील्ड के अंदर या फिर बॉर्डर के ऊपर कोई ऐसा जो आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है ताकि आपका एक अच्छा इंसान को ही ये जॉब दी जा सके, कल को वो जाके सही फैसले ले सके। तो ये साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, इस साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने पूरा लेक्चर सुनना है और यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। यूनुस इंस्टीट्यूट आप लोगों को जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमने आप लोगों की रिटन टेस्ट की तैयारी करवाई थी। रिटन टेस्ट के अंदर हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे पेड ग्रुप के बच्चे हैं, अभी तक जो रिजल्ट हैं उनके अंदर ये आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट हमारे हैं जो कामयाब हो गए हैं। और मेरे नोट्स जो मैंने सिर्फ और सिर्फ 2000 में प्रोवाइड किए थे, एक कम से कम फीस रख के ताकि बच्चे अफोर्ड कर सकें, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से 50 से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं और हमारे बहुत सारे बच्चे कामयाब हो रहे हैं। इसी तरह अगर आप हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं इंटरव्यू सेशन, तो ये नंबर और ये डिटेल आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। आप इस नंबर पर रब्ता करके आप अपनी इनरोलमेंट करवा सकते हैं। कुछ चंद एक सीटें ही रह गई हैं। हम इंशाल्लाह जूम के ऊपर आप लोगों के साथ 101 इंटरेक्ट करके आप लोगों की तैयारी करवाएंगे और उसके तो हम इसी मिनिमल सी थोड़ी सी फीस के अंदर हम आप लोगों के 2 मॉक इंटरव्यू भी लेंगे। मॉक इंटरव्यू आपके जूम के ऊपर होंगे। हम 101 मैं आप लोगों का मॉक इंटरव्यू लूँगा। आपकी जॉब से पहले 2 मॉक इंटरव्यू होंगे जो आप मॉक इंटरव्यू मुझे देंगे और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इस हद तक चीता बनाने की कोशिश करूँगा कि आप लोग ये जॉब हासिल कर लेंगे। जी तो हम लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइकोलॉजिकल टेस्ट है क्या चीज़, साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन है क्या चीज़। साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन साइकोलॉजिकल असेसमेंट आप लोगों के दिमाग का टेस्ट है, आपकी साइकोलॉजी का टेस्ट है। इसके अंदर आपसे मुख्तलिफ तरह के रिटन टेस्ट लिए जाते हैं, मुख्तलिफ तरह के आपके इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं ताकि ये जाना जा सके कि आप एक कैसी पर्सनालिटी के मालिक हैं, आप जिस इन्वायरमेंट में पले बड़े हैं वहाँ पर आपकी कैसी ग्रूमिंग हुई है, आपकी जो माइंड स्टेट है वो कैसी है, आया आप इस जॉब के लिए सूटेबल हैं भी या नहीं। इस एग्जामिनेशन के अंदर आप लोगों के मुख्तलिफ टेस्ट लिए जाते हैं ताकि आप लोगों की जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी है वो जानी जा सके कि आप किस पर्सनैलिटी के मालिक हैं और आया ये जॉब आपके लिए सूटेबल है भी या नहीं, या फिर आप डिपार्टमेंट के लिए सूटेबल है या नहीं है। तो ये जी आपका साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन साइकोलॉजिकल असेसमेंट किसी भी फोर्स की जॉब के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यहाँ पर ये लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँ, वो ये है कि यहाँ पर कोई आंसर सही या गलत नहीं होता। जैसे होता है ना कि हम एग्जामिनेशन के अंदर 1 पेपर MCQs हो गया या सवाल जब हम लिखते हैं सब्जेक्टिव, उसके अंदर आंसर सही गलत होता है। जैसे ये है ना, पाकिस्तान कब बना, किस साल में बना, 1947 पे अगर आप लगाएंगे तो आपका 1 नंबर मिल जाएगा। अगर आप लिखेंगे 1948 तो आपका नंबर कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपके नंबर इस तरह नहीं लग रहे होते। यहाँ पर कोई भी आंसर गलत या सही नहीं होता। यहाँ पर हर आंसर सही होता है क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी का आंसर है, वो आपका अपना आंसर है। यहाँ पर कोई आपको नंबर उस तरह नहीं मिल रहे होते। यहाँ पर आपकी ग्रेडिंग हो रही होती है किस तरह से कि आप आया कितना सूटेबल है किसी भी जॉब के लिए, जो फोर्स जॉब आप लोगों के लिए ये टेस्ट ले रही है उस जॉब के लिए आप कितना ज़्यादा सूटेबल हैं, आपकी पर्सनैलिटी किस तरह से है। ये टेस्ट पूरा एक मॉक टेस्ट भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक को ओपन करें। वहाँ पर मुख्तलिफ तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वो इंटरनेशनल है, वो मेरा नहीं है, वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर साइकोलॉजी का बहुत ही फेमस टेस्ट है। उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको ओपन कीजिएगा और आप अपना खुद से टेस्ट दें और आपको पता चलेगा कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है। और जब वो आप आंसर दे रहे हो तो कम अज़ कम आप वहाँ पर मतलब सिंसियर होकर सच बता के आप वहाँ पर ऑप्शन टिक करते जाइएगा और आपको एट द एंड पता चल जाएगा कि आप किस पर्सनैलिटी के मालिक हैं। तो इसी तरह
साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी आपसे इस तरह ली जाती है कि आप पता चल सके कि आप किस पर्सनैलिटी के मालिक और आप जॉब के लिए कितना सूटेबल हैं या नहीं है। और इस साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर आपसे 2 तरह के टेस्ट लिए जाते हैं। सबसे पहले आपसे होते हैं जी रिटन टेस्ट। आपके होते हैं रिटन टेस्ट। इसके अंदर सारा काम आपसे लिखवाया जाता है, ये सारे के सारे हमारे पास लिखने का काम होता है। और दूसरा होता है हमारे पास जी इंटरव्यूज़, जहाँ पर आपने कुछ बोल के बताना होता है, जहाँ पर यहाँ पर आपने अपने जो माइंड के अंदर आपकी जो नॉलेज है, आपकी किस तरह की पर्सनैलिटी है, वो आपने लिख के बतानी है और यहाँ पर आपने बोल के बतानी है। और वहाँ पर आप इन दोनों टेस्टों में आप ये हो ही नहीं सकता कि आप बनावटी झूठी पर्सनैलिटी बता सके। यहाँ पर 100% आपकी पर्सनैलिटी निखर के आ रही होती है जैसे आप हैं। क्यों? क्योंकि ये इतना शॉर्ट टाइम दोनों में होता है कि आपको सोचने का, बनावटी करने का टाइम बहुत कम मिल रहा होता है। हाँ, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, उन लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा एज मिल जाता है कि उनको पता होता है कि हाँ भी मैंने इस सवाल का आंसर कैसे देना है। और उसके अंदर हाँ, मैं आपको मटेरियल भी इसका प्रोवाइड कर दूंगा, इन टेस्टों का भी और इनका भी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी, हमारे पास जो रिटन टेस्ट है ये हम लेक्चर नंबर 1 में कर लेंगे, और ये इंटरव्यू है ये लेक्चर नंबर हम 2 में कर लेंगे। और इसके अलावा और लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैं आप लोगों को जो प्रॉपर मॉडल्स हैं वो भी हल करके बताऊंगा इंशाल्लाह। कोशिश करूंगा कि तीनों के तीनों लेक्चर आज ही आ जाए, ताकि जो हमारे पास बच्चे गुजरात और लाहौर वो भी फ़ायदा उठा सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिटन टेस्ट के अंदर कौन कौन से टेस्ट होंगे। तो रिटन टेस्ट के अंदर हमारे पास 10 तरह के टेस्ट होते हैं। जो रिटन एग्जामिनेशन होती है इसके अंदर 10 तरह के टेस्ट होते हैं। ये भी आपके टेस्ट और ये आपके इंटरव्यूज़, ये सारे के सारे कौन? साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो उनके पास जा रहे होते हैं और वही लोग आपकी असेसमेंट कर रहे होते हैं कि आप किस तरह की पर्सनैलिटी के मालिक हैं। और यहाँ पर आपने किसी भी चीज़ को ईजी नहीं लेना, आपने इन चीज़ों को सीरियस होकर करना है। अब मैं बात करता हूँ इन 10 टेस्ट की अकेले में, और बड़ा हम शॉर्ट लेक्चर रखने की कोशिश करूंगा कि और ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा ना लगे और आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। ये 10 टेस्ट कौन कौन से होते हैं जी, आए चलते हैं टेस्ट की तरफ। इसके अंदर जो हमारे पास टेस्ट नंबर 1 होता है वो होता है जी बायोडाटा फॉर्म। सबसे पहले जी आपको दिया जाता है बायोडाटा फॉर्म। बायोडाटा फॉर्म क्या होता है बच्चों? मैं आप लोगों को यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ, ये जो सारे आपके टेस्ट मैंने आपको पहले बताए जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास। बायोडाटा फॉर्म, क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 3 दफ़ा ISSB दी है, 2 दफ़ा सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए और तीसरी दफ़ा कैप्टन की जॉब के लिए आर्मी के अंदर। 1 दफ़ा ISSB देने में आप 2 दफ़ा कम से कम साइकोलॉजिकल असेसमेंट दे रहे होते हैं, इनिशियल तौर पर भी और उसके बाद ISSB सेंटर में जाने के बाद भी। और जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ ये सारी चीज़ें, ये मैं कम से कम 8 से 10 दफ़ा टेस्ट दे चुका हूँ सारे के सारे। क्योंकि वो वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि एक आध, वहाँ पर डेली बेसिस पर आपके बहुत से टेस्ट हो रहे होते हैं और आप न जाने कितने ही टेस्ट दे रहे होते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट के ऊपर और साइकियाट्रिस्ट को इंटरव्यू दे रहे होते हैं। तो ये सारा का सारा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने वहाँ पर ऑब्जर्व किया हुआ है, वहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें फेस की हुई हैं, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर खुद से लिखे हुए हैं। यहाँ पर इतना शॉर्ट टाइम होता है कि आपकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी सामने निखर के आ रही होती है। और मैंने ये ISSB देने के लिए एकेडमी से भी तैयारी भी की थी। वहाँ पर जो हमें तैयारी करवा रहे थे मशहूर एजाज शाही साहब हैं, जो पाकिस्तान एयरफोर्स से हैं और उनकी लाहौर में एकेडमी भी है। वो ये कहते थे कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मानी जाती है, जो ब्लेंडर माना जाता है, जो साइकोलॉजिस्ट होता है उसकी नज़र में, जब बच्चे अपना बायोडाटा फॉर्म फिल करते हुए भी कटिंग कर रहे होते हैं, गलती कर रहे होते हैं, वहाँ पर गलती करके कट करके दोबारा लिख रहे होते हैं। बायोडाटा फॉर्म बेसिकली होता क्या है? आपका नाम, आपके वालिद का नाम, आपका ID कार्ड, आपकी तालीम क्या है, आप कहाँ से, किस डिवीज़न से बिलोंग करते हैं, तहसील क्या है। तो ये बेसिकली आपके बारे में जो जनरल इन्फॉर्मेशन होती है वही होती है। और उसी के ऊपर भी बच्चे बहुत सारी गलती कर रहे होते हैं और उसको कट कर रहे होते हैं, दोबारा फिल कर रहे होते हैं। तो आपने बायोडाटा फॉर्म फिल करते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। मैं इसका सैंपल भी सेंड कर दूंगा ग्रुप के अंदर और कोशिश करूंगा कि उसका जो PDF होगा वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूं। आप उसको कम से कम एक प्रिंट निकाल के 2 प्रिंट निकलवा लीजिएगा और उसको एक दफ़ा घर में फिल कीजिएगा। तो ये बायोडाटा फॉर्म आपने फिल करते वक्त गलती नहीं करनी, कटिंग नहीं करनी। आप बल्कि बड़ी सिंपल सी इन्फॉर्मेशन होती है लेकिन आपने कटिंग नहीं करनी। बच्चे कटिंग कर रहे होते हैं और आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो जाता है, सबसे पहले बायोडाटा फॉर्म जाता है आपका साइकोलॉजिस्ट के पास और वही आपका नेगेटिव इंप्रेशन पड़ रहा होता है। तो आपने यहाँ पर को पूरे टेस्ट के अंदर कटिंग नहीं करने की कोशिश करनी। कटिंग करेंगे बैड इंप्रेशन जाएगा और बैड इंप्रेशन आपका नहीं जाना चाहिए अगर आप ये जॉब लेना चाहते हैं तो। नंबर 2 पर जी आपका फैमिली रिलेटेड बायोडाटा फॉर्म। दूसरा नंबर में हमारे पास आ जाता है फैमिली रिलेटेड बायोडाटा फॉर्म आ जाता है। इसके अंदर क्या होता है जी? इसके अंदर हमारे पास फैमिली रिलेटेड पूछा जाता है। अब ये फैमिली रिलेटेड मतलब क्या है? इस बात का मतलब
इसके अंदर ये सम टाइम क्या होता है, सम टाइम ये दोनों सेम ही फॉर्म होते हैं, एक ही हमारे पास फॉर्म होता है, सम टाइम ये अलग अलग भी होते हैं। इनके अंदर क्या पूछा जाता है, इसके अंदर पूरा का पूरा फैमिली के बारे में कि आपके फादर का नाम क्या है, मदर का नाम क्या है, आपके फादर करते क्या है, मदर क्या करती है, आपके बहन भाई कितने हैं, वो क्या क्या पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, कारोबार क्या करते हैं, शादीशुदा है गैर शादीशुदा है, तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें लिखनी होती हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोगों ने शेखी नहीं बगाड़नी, आप लोगों ने ओवर स्मार्ट नहीं बनना। यहाँ पर आपके वालिद का प्रोफेशन पूछा जाता है, आपकी उनकी अर्निंग पूछी जाती है, माँ की अर्निंग पूछी जाती है, माँ क्या काम करती है पूछी जाती है। अगर आपके वालिद 50,000 कमा रहे हैं तो वहाँ पर 5 लाख लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपसे फिर वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर वहाँ पर जाकर आप लोग फंस जाते हैं। जो यहाँ पर आप लिखेंगे वो जाके आपका साइकोलॉजिकल जो इंटरव्यू होगा उसके अंदर पूछा जाएगा और वहाँ पर आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो साइकोलॉजिस्ट है जिसका सारी उम्र का ये एक्सपीरियंस है, वो क्या आप जैसे बच्चों को नहीं पहचान लेगा कि इसने ब्लंडर लिखते वक्त क्या मारा है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि रियलिस्टिक रहना है, जो चीज़ हकीकत हो वही लिखनी है, फजूल एफिशिएंसी नहीं मारनी। वहाँ पर अगर आपके वालिद साहब या आप खुद लाख रुपए कमा रहे हैं, 10 लाख लिखेंगे तो आपको कोई वहाँ से अवार्ड मिल के या वहीं पर वो नहीं कह देंगे ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर पक्का है, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पक्का है, इसको नौकरी दे दो भाई। आपने वहाँ पर ओवर स्मार्ट नहीं बनना, या वहाँ पर जाके बिला ज़रूरत गरीब बनने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप 1 लाख कमाते हैं तो वहाँ पर 10-20 लिखने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपने जो भी चीज़ लिखनी है सच्चाई लिखनी है, हकीकत में मबनी लिखनी है, खुद से ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी। बहुत से बच्चे ऐसा कर रहे होते हैं कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, होता है एट द एंड कुछ नहीं होता और वो फेल हो जाते हैं। आपने यहाँ पर लिखते वक्त गलती नहीं करनी, कटिंग नहीं करनी और ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी। जो चीज़ें हक पे हैं, जो रियलिस्टिकली हैं, आपने वही लिखनी है, क्योंकि उनको आपकी ज़रूरत है, जो आपकी पर्सनैलिटी है उसकी ज़रूरत है, किसी एक और बनावटी पर्सनैलिटी की ज़रूरत नहीं है। जो आपने लिखनी है वो सही बात हो, ओवर स्मार्टनेस वाली बात ना हो या फिर ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात ना हो, जो लिखें सही लिखें। नंबर 3 पर हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो है जी वैट। ये बहुत से बच्चों के लिए नया होगा, जिन लोगों ने एसएसबी दिया हुआ है या जिन लोगों ने सीटीडी का टेस्ट दिया है, पीपीएससी का जो रिसेंट अभी हुआ है, उनके लिए चीज़ नई नहीं होगी और वो होता है जी वैट। ये बेसिकली वैट क्या चीज़ है, इसको हम कहते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, ये क्या चीज़ है, ये क्या बला का नाम है। इसमें जो हमारे पास टेस्ट के अंदर ना जो वर्ड्स हो सकते हैं वो 76 भी हो सकते हैं, वो 100 भी हो सकते हैं, इससे कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, 100 से ज़्यादा नहीं होंगे, वो 64 भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये है जी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसमें एक वर्ड दिया जाएगा, आपने उसको या तो एसोसिएट कर सकते हैं किसी दूसरी चीज़ के साथ या फिर आप उसके ऊपर एक जुमला बना सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, हमारे पास है जी फ्लावर। क्या है जी, फ्लावर है, फूल है। अब ये आपको एक वर्ड वहाँ पर आया होगा, इसी तरह मतलब 76 या 70 या 50 या 100 वर्ड्स आए होंगे, पेज के एक साइड पर वर्ड्स लिखे होंगे, उसके आगे खाली जगह छोड़ी होगी। जैसे यहाँ पर फ्लावर लिखा है, फ्लावर लिखने के बाद जी यहाँ पर खाली जगह छोड़ी होगी, ये एक होगा। फिर 2 पे जी फर्ज करें जी लिखा हुआ है हेल्थ लिखा हुआ है, इस तरह खाली जगह छोड़ी होगी। फिर 3 पे लिखा है फर्ज करें जी एजुकेशन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आगे खाली जगह छोड़ी होगी। तो आपको गिवन टाइम दिया जाएगा, वो टाइम इतना ही होता है कि एक जुमला मुकम्मल करने के लिए आपके पास 10 सेकंड होते हैं और वो बहुत शॉर्ट टाइम होता है। तो आपने क्या करना होता है, आपने इस फ्लावर को या तो आप एसोसिएट करेंगे, क्या करेंगे, एसोसिएट करेंगे किसी दूसरी चीज़ के साथ, या फिर आप उसके ऊपर मुकम्मल जुमला बनाएंगे। जैसे फ्लावर को अगर मैं एसोसिएट करूँ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ गार्डन, मतलब क्या है कि फूल गार्डन में ही होते हैं ना, तो आपने एसोसिएट कर दिया। तो ये एसोसिएशन, आपने एक वर्ड का दूसरी के साथ जो एसोसिएट बन रहा है, जिसका दूसरी चीज़ का रिलेशन बन रहा है, वो लिख देते हैं, या फिर आप मुकम्मल जुमला बनाते हैं। और प्रेफर किया जाता है कि जो चीज़ अच्छी मानी जाती है, जो इम्पैक्टफुल मानी जाती है, वो होता है सेंटेंस। आपने इसके ऊपर सेंटेंस बनाना होता है। जैसे मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ, फ्लावर, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द गार्डन। इस तरह से क्या होते हैं जी, आपके पास
आपने वर्ड दिए जाते हैं और आपने उसके ऊपर जुमले बनाने होते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, इसको वैट भी बोलते हैं। और ये हमारे पास सम टाइम 70 भी होते हैं। और आर्मी के अंदर तो ये 100 जुमले बनाने होते हैं आपने गिवन टाइम के अंदर। और आपके पास टाइम जो होता है वो एक जुमले के लिए 10 सेकंड होता है। और यहाँ पर आप 2-3 अगर बनावटी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज आपकी रियल पर्सनैलिटी ही आ रही होती है क्योंकि टाइम इतना शॉर्ट होता है। और यहाँ पर क्या होगा, ISSB के अंदर होता है स्क्रीन पे एक वर्ड आता है, चला जाता है और फिर दूसरा आ जाता है, तो आप पूरे कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर टाइम आपको दिया जाएगा और आपको एक पेज दे दिया जाएगा, तो आप उस गिवन टाइम के अंदर करने होंगे। कोशिश ये करें कि आप लंबे लंबे जुमले ना बनाएं, छोटे छोटे जुमले रखें, खूबसूरत जुमले बनाएं, कटिंग ना करें और जुमले पूरे करने की कोशिश करें, छोड़े नहीं। अगर 50 दिए तो 50 के 50 करें। और ऐसा ना हो कि आप जुमले बड़े बड़े बनाएं और आप अपना टाइम वेस्ट कर दें और आप सिर्फ 25 ही हुए हों और आपका टाइम वेस्ट हो जाए। नंबर 4 में हमारे पास आ जाता है जी सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। यहाँ पर जो भी टेस्ट है सारे इंपॉर्टेंट है, मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि इंपॉर्टेंट है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। मुझे ये बार बार कहने की जरूरत नहीं है कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट है। आपका इन जॉब का लास्ट मरहला चल रहा है। तो यहाँ पर है जी हमारे पास 4 नंबर पे सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, हम इसे SCT भी कहते हैं। अब ये क्या चीज़ होती है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, मतलब आपको हाफ जुमले दे दिए जाएंगे और उसको आपने मुकम्मल करना होगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, पहले आपको एक वर्ड दिया जाएगा, आपने उसके ऊपर क्या करना है, मुकम्मल एक सेंटेंस बनाना है या एसोसिएट करना है। यहाँ पर आपको एक आधा सेंटेंस दे दिया जाएगा, आधा जुमला दे दिया जाएगा, आपने उसको मुकम्मल करना है। ये उर्दू में भी हो सकते हैं, इंग्लिश में भी हो सकते हैं। आर्मी के अंदर दोनों में होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं, उर्दू में भी होते हैं। हमने भी देखा था कि ब्यूटीफुल फ्लावर्स प्रेजेंट इन द गार्डन, तो यहाँ पर अगर लिखा होगा ना ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तो आगे आपने प्रेजेंट इन द गार्डन, सोन इन द गार्डन। तो यहाँ पर आपने इस तरह से उसको आधा सेंटेंस दिया होगा, आपने आधा खुद से कंप्लीट करना होगा। ये हमारे पास होता है जी सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। इसके अंदर भी आपको फिक्स टाइम दिया जाता है और आपने उस टाइम के अंदर, गिवन टाइम के अंदर आपने पूरा करना होता है। वहाँ पर कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाता आपको। स्टॉप वॉच जैसे बंद होती है आपको एक नया टेस्ट दे दिया जाता है, आप अगला टेस्ट ले लिया जाता है। तो आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। नंबर 4, नंबर 5 में हमारे पास क्या होता है जी, नंबर 5 में हमारे पास जो फर्दर टेस्ट है वो है जी टैट, इसको बोलते हैं हम टैट। अब आप कहेंगे ये क्या नाम है जी, टैट। तो ये हमारे पास होता है जी थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। अब ये किस बला का नाम है, तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जो अभी CTD का PPSC ने साइकोलॉजिकल असेसमेंट लिया है उसके अंदर भी, और आर्मी के अंदर भी, और बाकी भी किसी में जो फोर्स की जॉब है उसके अंदर क्या किया जाता है, आपको कम से कम 3 से 4 पिक्चर्स जो पेज के ऊपर बनी होती हैं आपको दे दी जाती हैं और आपको एक गिवन टाइम दे दिया जाता है। आपने उस पिक्चर के ऊपर स्टोरी बनानी होती है, स्टोरी लिखनी होती है। यहाँ पर CTD में क्या हुआ था, 3 पिक्चर्स थी और आपको 10 मिनट का टाइम दिया गया था कि आपने 10 मिनट के अंदर इनके ऊपर स्टोरीज बनानी है। 10 मिनट के अंदर आपने इसके ऊपर स्टोरीज बनानी है। तो वो आप बच्चों ने बनाई और जिनकी अच्छी स्टोरी बनी हुई थी वो पास हो गए और उनका आगे फर्दर मतलब उनकी सिलेक्शन होगी। अब इस स्टोरी में क्या होता है, फ़र्ज़ करें जी एक पिक्चर में, जैसे ये मैं खड़ा हूँ ना जी, ऐसे एक बंदे की फ़ोटो लगी होगी, उसके ऊपर कुछ भी नहीं और बना हुआ, ऐसे खड़ा है जी। अब आपने खुद से स्टोरी माइंड में बिल्ड करनी है। या फिर फ़र्ज़ करें जी वहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, एक बच्चा नीचे किताब पढ़ रहा है, ऐसी स्टोरी होगी। या जी फ़र्ज़ करें जी कोई डॉक्टर है, उसने स्टेथोस्कोप पहनी हुई है, उसके ऊपर कोट पहना हुआ है, पिक्चर होगी। या कुछ जी चाकू की होगी, या फिर कोई ऐसी सॉल्ट वगैरह की होगी, नशे वगैरह की होगी। तो ये सारी चीज़ें इस तरह की पिक्चर्स बनी होगी, आपने उसके ऊपर खुद कहानी बिल्ड करनी है, खुद कहानी लिखनी है 200-300 वर्ड्स की। ज़्यादा लंबी ना लिखिएगा क्योंकि आपके पास टाइम जो होगा वो 10 मिनट ही होगा। 3 स्टोरी लिखनी है, ऐसा ना हो कि आप एक स्टोरी के ऊपर 8 मिनट लगा दें, बाकी के पास टाइम ही ना आपके पास बचे। तो आपने गिवन टाइम के अंदर 4-4, 5-5, 6-6 लाइनों के अंदर स्टोरी को कंप्लीट करना होता है। और स्टोरी का तरीक़ेकार क्या होता है, हर स्टोरी का एक इंट्रोडक्शन होता है, एक मिडिल पार्ट होता है और एक एंड होता है। फ़र्ज़ करें जी एक बच्चा है जिसने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, उसके बैग पहना हुआ है और वो ये पैदल चल के जा रहा है। तो आपने उसके ऊपर स्टोरी कैसे लिखनी है, आपने उसका इंट्रोडक्शन करवाना है कि दिस बॉय इज़ नेम अली इज़ गोइंग टू स्कूल। और फिर आपने उसको लिखना है जी वो मतलब सारा दिन वो अच्छा मेहनत से पढ़ता है, वो गेम्स में भी हिस्सा लेता है और वो डॉक्टर बनना चाहता है। तो डॉक्टर या इंजीनियर जो भी बनाना चाहिए आप उसको बना दें। तो आपने इसका क्या करना है, वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पढ़ता है, काबिल है। तो उसके बाद क्या होता है जी, वो एक दिन डॉक्टर बन गया, वो आज कामयाब एक डॉक्टर है
और वो सोसाइटी के अंदर अपनी सर्विसेज दे रहा है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन करना है स्टोरी का, दरमियान वाला पार्ट लिखना है और इसको आपने जाके कंक्लूड लाजमी करना है, और इस तरह से फिर एक आपकी अच्छी और खूबसूरत स्टोरी बन जाएगी। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। सन 2022 के अंदर, हाँ 2022 के अंदर मैंने अपना जब लास्ट SSB दिया, उसके अंदर स्टोरी एक आई हुई थी। मतलब वहाँ पर क्या थे कि एक बंदे के पास चाकू है, यूँ उसने पकड़ा हुआ है यूँ, और उसके ऊपर स्टोरी बिल्ड करनी थी। अब यहाँ पर नेगेटिव एक होती स्टोरी, एक होती पॉजिटिव। आपने ड्यूरिंग पूरे साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर आपने पॉजिटिव रहना है, अपने पॉजिटिव अपना बिहेवियर शो करना है, नेगेटिव पहलू आपका कहीं भी नहीं आना चाहिए। अब वहाँ पर दिखने वाले को क्या लगेगा कि जी इसने किसी हाथ में चाकू है तो ये किसी को कत्ल कर देगा, ये किसी को मार देगा। मैंने वहाँ पर स्टोरी क्या बिल्ड की, मैंने स्टोरी वहाँ पे बिल्ड की कि जी ये जो बंदा है इसका नाम है जी, फर्ज करें जी अली है, ये एक अली है, अली एक कॉलेज में पढ़ता है। अली और उसके कुछ दोस्तों को असाइनमेंट मिली है कि उनके जो मोहल्ले के अंदर एक ऐसे प्लॉट पड़ा है जो खाली है, जो पहले पार्क जो सोसाइटी ने नॉमिनेट किया था, लेकिन वहाँ पर लोगों ने कूड़ा करकट फेंकना शुरू कर दिया है और वो अभी एक कचरे का ढेर बन चुका है, लेकिन वहाँ पर कोई वॉक करने के लिए कुछ जगह नहीं है। तो अली ने अपने दोस्तों के साथ वॉलंटियरली मिलकर, और उनको एक प्रोजेक्ट भी स्कूल से मिला हुआ था कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट करना था, उन्होंने ये किया कि उस ग्राउंड को साफ़ किया, वहाँ पर इस चाकू के साथ उन्होंने क्या लगाए, पौधे लगाए, छोटे छोटे गुलाब के फूल लगाए, पौधे छोटे छोटे लगाए, और उन्होंने उस प्लॉट को मुकम्मल साफ़ कर दिया, ट्रैक बना दिए। अब वो सोसाइटी वाले लोग जो कचरा जहाँ पर वो गुजरते थे, उनका दिल नहीं करता गुजरने को, अब वही लोग वही उस जगह पर आकर वॉक भी करते हैं और प्यारे प्यारे फूलों से वो लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं, उनकी महक लेते हैं और वहाँ पर बैठ के अपना अच्छा वक्त गुजारते हैं। और अली और उसकी टीम को सोसाइटी की तरफ से भी और कॉलेज जहाँ से वो उन्होंने उनको प्रोजेक्ट मिला था, उनको अप्रिसिएशन अवार्ड्स भी मिले हैं। अब देखिए, मैंने पहले जो वो बंदा जिसके हाथ में चाकू था उसको बताया कि ये अली है, ये एक कॉलेज का स्टूडेंट है। उसके बाद मैंने कहानी बिल्ड की कि उन्होंने क्या क्या उनको प्रोजेक्ट मिला है, उन्होंने क्या काम करना है, और उसको एट द एंड मैंने कहा इंक्लूड कर दिया कि उनको अप्रिसिएशन अवार्ड भी मिले, उनका उनकी वजह से सोसाइटी बहुत खुश है। तो इससे क्या होता है, ये स्टोरी मैंने 4 से 5 लाइनों के अंदर कंप्लीट कर दी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, और वहाँ पर भी मैंने ऐसे ही किया था। तो इस तरह से आपने क्या करना है, अपने सोसाइटी के अंदर रहते हुए अपने इर्द गिर्द के पॉजिटिव जो कैरेक्टर्स उनको देखना होता है और आपने उसके ऊपर एक कहानी बिल्ड करनी होती है। वहाँ पर आपने कोई नेगेटिव कहानी बिल्ड नहीं करनी, कुछ चाकू देखें, कोई नशे वाली चीज़ देखें तो ऐसा नहीं करना कि वाकई उसने जी कत्ल कर दिया, मार दिया। तो ऐसी चीज़ें आपके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालेंगी एग्जाम के अंदर। तो ये हमारे पास जी 5वां था टैट मैटिक परसेप्शन टेस्ट। इसके अंदर आपको पिक्चर्स दिखाई जाएंगी और आपने उसके ऊपर खुद से कहानी बिल्ड करनी होगी। 6ठे नंबर पर हमारे पास क्या होता है, 6ठे नंबर पर हमारे पास आता है जी पॉइंटर स्टोरीज। अब ये पॉइंटर स्टोरीज क्या होती हैं जी, 6ठे नंबर पर हमारे पास आ जाती हैं पॉइंटर स्टोरीज। ये पॉइंटर स्टोरीज क्या होती हैं जी, ये जैसे हमारे पास पहले अनकम्प्लीट सेंटेंसेस थे ना, वैसे ही हमारे पास हमने क्या करना होता है, इनको कंप्लीट करना होता है, स्टोरीज को कंप्लीट करना होता है, कंप्लीट स्टोरीज। अब हमारे पास जैसे है ना, पहले सेंटेंस आधे दिए गए थे, हमने उनको पूरा करना था, वैसे हमारे पास ये आधी स्टोरी बताई जाती है, थोड़ी बताई है, जिसको हमने कंप्लीट करना होता है। जैसे मेरा पहला SSB जो सन 2018 में आई थिंक दिया था, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर एक ऐसा आया था स्टोरी, एक सिचुएशन आई थी जिसके अंदर बताया गया था कि जी सारा एंड अली एक पार्टी में बैठे एंजॉय कर रहे हैं, अचानक से सारा का हस्बैंड आ गया। अब ये एक आम सोसाइटी के अंदर रहते हुए आपको लगता है कि नेगेटिव पहलू है, लेकिन मैंने जो उसकी पॉजिटिव स्टोरी बनाई वो ये थी कि जी सारा एंड अली क्या है, बहन भाई हैं, और वो अपने मतलब जो बच्चे की, जो सारा का बच्चा है उसकी वो पार्टी मतलब बर्थडे पार्टी इंजॉय कर रहे हैं, और जो सारा का हस्बैंड है वो कहीं दूर दराज मतलब वो फोर्स में जॉब करता है, उसकी छुट्टी की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उनके वालिद ने, जो मतलब सारा का बच्चे का वालिद है, उसने अचानक से आकर उनको सरप्राइज़ दिया और वो सब लोग हैरान रह गए। तो इस तरह हम एक स्टोरी को बिल्ड करते हैं, हम उसका स्टार्ट लेते हैं, दरमियान में लिखते हैं और एंड में लिखते हैं और उसका पॉजिटिव आंसर ही करते हैं। तो इस तरह आपने स्टोरी को, आधी स्टोरी बताई होगी, आपने उसको कंप्लीट करना होगा। तो ये हमारे पास होता है जी जो पॉइंटर स्टोरीज हम इसे कहते हैं, स्टोरीज को कंप्लीट करना होता है। नंबर 7 पे हमारे पास क्या चीज़ है, नंबर 7 पे हमारे पास है जी पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन। ये हमारे पास होते हैं जी पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जी टेस्ट के अंदर। अब इसके अंदर क्या होता है जी, अब इसके अंदर आपसे मुखातब होकर वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा होता तो पेपर के ऊपर ही है, उसके अंदर पूछा जाता है क्या क्या जी आप झूठ बोलते हैं, यस या नो होता है,
आपने उसके ऊपर लिखना होता है यस या नो। क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, क्या कोई गेम खेलते हैं, क्या आपको ये अच्छा लगता है कि रास्ते पे जाते हुए मतलब लोगों की मदद करें, क्या आपको, इस तरह से आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट हो रहा होता है। वो इस तरह से बहुत से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं जो आप यस या नो में आंसर कर रहे होते हैं, या आप बता रहे थे कि जी आप न्यूट्रल है उस पर, या आप उस बात से एग्री करते हैं कि मतलब पाकिस्तान को तरक्की करने के लिए पाकिस्तान के जो किसान हैं उनको पैसे देने चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। क्या आप इस बात से मुतफिक हैं, यस या नो। इस तरह से आपके पास बहुत सारी सिचुएशन दी जाती हैं और आपकी पर्सनैलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या आप इस बारे में क्या राय रखते हैं। तो ये हमारे पास पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं पेपर के ऊपर। आपने उसको बताना होता है कि आप इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये आपका जी 7 नंबर पर था पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन, इसे हम सेल्फ डिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। और उसके बाद जी नंबर 8 पे हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है। नंबर 8 पे हमारे पास जो टेस्ट आता है वो आता है जी पिक्टोग्राफी। ये हमारे पास जो अभी रिसेंट हुआ है CTD का, उसके अंदर भी ये पिक्टोग्राफी अपनाई गई थी। यहाँ पर भी ये मतलब टेस्ट हुआ था। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको एक ब्लैंक पेज दे दिया जाता है, खाली पेज दे दिया जाता है और उसके ऊपर आपको कहा जाता है कि आप कोई 3 पिक्चर बनाएं, कोई 2 पिक्चर बनाएं। जैसे कि अभी CTD के अंदर उनको कहा गया था कि आप एक घर और एक ट्री, इनकी पिक्चर बनाएं, उसके ऊपर मतलब जो दिल करता है आप बना दें। तो बच्चों ने क्या किया वहाँ पर, क्योंकि पहली दफ़ा बच्चे दे रहे थे टेस्ट, तो उनका ये था कि उन्होंने एक पिक्चर्स बनाई। उनको ये नहीं था कि उनको था कि हमारा ये तो डायग्राम का टेस्ट हो रहा है, नहीं, वो डायग्राम का टेस्ट नहीं था। जिन बच्चों ने पिक्चर्स बनाई, पिक्चर बनाने के बाद उन्होंने उनसे वो पिक्चर वाले पेज ले लिए, और ये भी गिवन टाइम के अंदर होता है, स्पेसिफिक टाइम 8-10 मिनट का होता है, उसके अंदर उससे ज़्यादा आपको नहीं जाने देते। वो पिक्चर उन्होंने बनाई, उसके बाद उन्होंने वो ले ली उनसे, उनको कहा कि अब आपने जो पिक्चर्स बनाई है, और उनको और पेज दे दिए गए और कहा जो आपने पिक्चर बनाई है आपके माइंड में क्या था कि आपने ये पिक्चर बनाई, मतलब आपने दरख्त बनाया, उसके ऊपर आपने कव्वे बिठा दिए या जहाँ से दरख्त गुजार दिए, उस दरख्त के नीचे कोई बैठा है, तो आपके माइंड में क्या था, आपने ये ही क्यों पिक्चर बनाई, आपने इस तरह से ही क्यों बनाई। आपने घर बनाया तो घर में अपने बच्चे खेल रहे हैं, या फिर घर के आगे सड़क गुजर रही है, गाड़ी गुजर रही है, तो आपके माइंड में क्या था, आपके माइंड में क्या बैक एंड स्टोरी थी, आप वो लिखें। तो सर आपने पिक्चर बनानी होती है, उनके ऊपर आपने स्टोरी भी खुद से लिखनी होती है जब आप ये पिक्चर बना रहे हो। तो ये बहुत से बच्चों को नहीं पता होना था, मैं बता रहा हूँ कि आपने फिर आपके माइंड में वो स्टोरीज भी होनी चाहिए कि आप ये स्टोरी क्यों बना रहे हैं। उसके बाद नंबर 9 पर हमारे पास होता है एग्री एंड डिसएग्री वाले क्वेश्चन। एग्री एंड डिसएग्री वाले क्वेश्चंस, आप इस पे एग्री करते हैं और या फिर आप इस पे डिसएग्री करते हैं। ये मैंने सारे टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह ISSB के अंदर किए हुए हैं। वहाँ पर एक ही टेस्ट आप बार बार दे रहे होते हैं, मतलब साइकोलॉजिकल टेस्ट बहुत ज़्यादा अहमियत के अमल रखते होते हैं। तो ये जो टेस्ट हमें पॉइंटर स्टोरीज है, ये एक वहाँ पर नहीं, वहाँ पर 4-4 5-5 स्टोरीज करवाई जाती हैं। वहाँ पर पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन एक नहीं 3 परफॉर्मेंस दिए जाते हैं आपको। तो इस तरह से आपके वो बार बार आपकी असेसमेंट कर रहे होते हैं कि एक अच्छे से अच्छा बंदा ही उसको रख सके। तो यहाँ पर हमारे पास जो 9वें नंबर पर जी वो एग्री डिसएग्री क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर जी आपने एग्री करना होता है या फिर आपने उस पर डिसएग्री करना होता है। अब ये क्या चीज़ होती है जी, यहाँ पर आपसे ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी, जैसे ये जो न्यूट्रल है, दरम्यान में न्यूट्रल होता है, उसके जी यहाँ पर होता है जी स्लाइटली एग्री, यहाँ पर होता है जी स्ट्रांगली एग्री, और यहाँ पर जी स्लाइटली डिसएग्री और जी स्ट्रांगली डिसएग्री। अब जी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जी, क्या सोसाइटी के अंदर जो लोग झूठ बोलते हैं आप इसको बुरा समझते हैं। आप लिखेंगे जी स्ट्रांगली एग्री, मैं इस बात को सही समझता हूँ कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। फ़र्ज़ करें जी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या जी सोसाइटी के अंदर लड़कियों की तालीम के ऊपर पाकिस्तान को मज़ीद गौर करना चाहिए। तो आप लिखेंगे जी स्ट्रांगली एग्री, मैं इस बात से मुतफिक हूँ कि जी लड़कियों की तालीम पे फोकस करना चाहिए। वहाँ पर लिखा जाता है, क्या आपने ज़िंदगी में कभी झूठ बोला है। तो वहाँ पर आके लोग मतलब समटाइम कह देते हैं जी स्ट्रांगली एग्री, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। कुछ लोग कह देते हैं जी स्लाइटली एग्री, कभी कभार थोड़ा बहुत झूठ बोल लिया होगा। न्यूट्रल पे जी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, मैंने शायद बोला हो शायद ना बोला हो। तो यहाँ पर स्ट्रांगली डिसएग्री मतलब मैंने कभी नहीं बोला, स्ट्रांगली डिसएग्री मतलब मैंने कभी भी नहीं बोला। तो इस तरह से आपने एग्री डिसएग्री स्ट्रांगली एग्री, तो इस तरह से आपने उस पर टिक लगाने होते हैं। तो ये आपने वहाँ पर ध्यान रखना है, और ज़्यादातर आपने न्यूट्रल नहीं रहना होता।
क्योंकि अगर ज़्यादा न्यूट्रल रहेंगे तो इसका ये होता है कि मतलब आपकी कोई पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा वाज़िया नहीं है, आप हर चीज़ पे न्यूट्रल कह देते हैं जी, मैं कभी बोल लेता हूँ कभी नहीं बोलता। या फिर ये तो एक एग्जांपल है ना, इस तरह से फर्दर एग्जांपल्स भी आएंगी कि वहाँ पर आपको कोई ना कोई आंसर करना होगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपने ये ध्यान रखना है कि आप न्यूट्रल ज़्यादा ना जाएँ, जहाँ पर आपको लगता है कि न्यूट्रल जाना चाहिए वहाँ पर आप जाएँ, अदरवाइज आप ऐसे ही हर सवाल से बचने के लिए न्यूट्रल नहीं जा सकते। तो जो आपको लगता है कि आपको आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक उसका आंसर होना चाहिए, आप वो आंसर लिखेंगे। आपने किसी के पीछे लग के अपने आप को वहाँ पर डिमेन या फिर ज़्यादा ओवर स्मार्ट शो करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको लगे आपने वो फिल कर देना, वो आपने लिख देना है। तो ये हमारे पास है जी 9वें नंबर पर। उसके बाद ये 10वें नंबर पर आता है हमारे पास सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। ये हमारे पास लास्ट टेस्ट होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको एक सिचुएशन दे दी जाती है, एक हालात दे दिए जाते हैं, आपने उसके मुताबिक कैसे रिएक्ट करेंगे। इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि आपको बताया जाता है कि भाई अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आपका क्या रिएक्शन होता। जैसे कि सन 2019 में जब 18-19 में मेरा जब पहला SSB था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आप एक गाड़ी में जा रहे हैं, पहाड़ों के ऊपर गाड़ी जा रही है, जो हमारे पास पहाड़ों में ट्रैक बने होते हैं। लेफ्ट साइड पे एक खाई है, इतनी गहरी खाई है कि गाड़ी उसमें गई तो आप उसमें मतलब आपका रेजा रेजा भी नहीं मिलेगा। राइट साइड पे आपके पहाड़ है और सामने आप सड़क पे जा रहे हैं और आपके गाड़ी की जो ब्रेक्स हैं वो फेल हो गई हैं। बताएं अब आप क्या करेंगे वहाँ पर। तो अब आपका आंसर आप क्या करेंगे। कुछ लोग खाई में गाड़ी धकेल देंगे, कुछ कहेंगे जी हम ब्रेक लगाने की कोशिश करेंगे, किसके साथ जी हम गेयर्स को थोड़ा ऐसा ऐसा कम करेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि हम जी साथ में घसीटते जाएंगे पहाड़ों के, कुछ लोग कहेंगे जी हम गाड़ी को पेट्रोल ख़त्म होने का वेट करते रहेंगे, आगे ध्यान से चलाते जाएंगे। तो मुख्तलिफ तरह का जैसे आपको लगता है आपकी पर्सनैलिटी होगी आप उसका आंसर करेंगे। तो इस तरह से सिचुएशन दी जाती है और आपने उसके मुताबिक रिएक्ट करना होता है कि अगर आप उस सिचुएशन में हों तो आप क्या करेंगे। तो ये हमारे पास 10 टेस्ट होते हैं। इस तरह से हमारे पास साइकोलॉजिकल असेसमेंट के अंदर, साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर जो रिटन टेस्ट होंगे, जो आपने लिखने होंगे, इस तरह से आपके पास 10 टेस्ट होंगे। ये टेस्ट एक आध कम या ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि पीरा वाले किस तरह से आपसे टेस्ट लेना चाह रहे हैं। तो ये इसमें एक आध चीज़ की कमी या ज्यादती भी हो सकती है। तो आप इस तरह से अपने टेस्ट जाके देंगे। अब जैसे ही आप लोगों का ये टेस्ट हो जाएगा उसके बाद आपको साइकोलॉजिकल इंटरव्यू की डेट मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं वाज़ा लिखा हुआ है कि आपको इसी टेस्ट के दिन आपको साइकोलॉजिकल इंटरव्यू की डेट भी बता दी जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा उसमें मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपने साइकोलॉजिकल जो इंटरव्यू है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, वो आपने कैसे देना होता है। अगर आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसके अंदर हम आपको जूम के लेक्चर्स देंगे और डेली हम आप लोगों का, जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता, हम आपका पूरा सिलेबस का स्केड्यूल करके हम आप लोगों की इंटरव्यू की तैयारी करवाएंगे। 2 मॉक इंटरव्यू भी लेंगे आपके और इंशाल्लाह आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये बहुत ही थोड़ी सी फीस के अंदर हमने ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं ताकि इंस्टीट्यूट भी चलता रहे और आप लोगों को ज़्यादा पे भी ना करना पड़े। दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अल्लाह हाफिज़।